12वीं शताब्दी में हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश भारतीय सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। नालंदा प्राचीन भारत में शिक्षा और बौद्धिक उत्कृष्टता का एक प्रसिद्ध केंद्र था, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करता था। इसके विनाश का भारतीय सभ्यता के विकास पर दूरगामी परिणाम हुआ। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी हथियारों से लैस एक योद्धा था, जिसने शक्तिशाली नालंदा का सामना करने पर हजारों विद्वानों को देखा जो बौद्धिक रूप से उसके अनुभव से सदियों आगे थे। नालंदा 5वीं सदी से सीखने की औपचारिक वैदिक प्रणालियों का उपयोग कर रहा था, परंतु हमें हमारे प्रश्न का उत्तर पाने के लिए खुद को एक और प्रश्न पूछकर शुरुआत करनी चाहिए। वो ऐसा कि उस समय भारत इतना अमीर कैसे हो गया? मानते हैं भारत उस समय कृषि और व्यापार में विश्व का केंद्र था। विश्व व्यापार और कृषि को सफलतापूर्वक करने के लिए उस समय भारतीयों को किसकी आवश्यकता रही होगी? सरल परिश्रम और भाग्य? नहीं, हमें समुद्र को ठीक से नेविगेट करने की जरूरत थी। हमें जलवायु पैटर्न की भविष्यवाणी करने की आवश्यकता थी, और इसके लिए बहुत सारे अंकगणित की आवश्यकता थी, बहुत सारी त्रिकोणमिति, बहुत सारा खगोल विज्ञान। यह सब व्यापार और सफल कृषि के माध्यम से किया गया, उपयोग किया गया, मुद्रीकृत किया गया और एक महान सभ्यता का पोषण किया गया। यहाँ हम 6 ऐसे तरीके प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनसे दुनिया पूरी तरह से एक अलग जगह होती अगर नालंदा को नष्ट नहीं किया गया होता। आर्यभट्ट को शून्य की खोज करने और पाई की गणना करने का श्रेय दिया जाता है। दुर्भाग्य से आर्यभट्ट के अधिकांश कार्य खो गए हैं और केवल संदर्भ के माध्यम से ही उन तक पहुंचा जा सकता है। उनके कार्यों के खोने से विद्वानों को हर सिद्धांत को फिर से इजाद या पुनः खोज करना पड़ा। निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में ब्रह्मांड के बारे में लिखा, जिसमें पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करते हुए दिखाया गया था। लेकिन 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही भारतीय अभ्यासक याज्ञवल्क्य ने यह सिद्धांत दिया था। यह संभव है कि नालंदा विश्वविद्यालय में याज्ञवल्क्य के कार्यों का अध्ययन होता था। यदि नालंदा बच जाता तो भारत अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी बन सकता था। नालंदा विश्वविद्यालय भारत चीन व्यापार मार्गों में से एक पर स्थित था। चीनी और तिब्बती भिक्षु अक्सर ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय जाते थे। भारतीय भिक्षुओं ने भी इन देशों का दौरा किया। चीन, रूस, भारत और जापान बौद्ध धर्म से जुड़े 4 देश आधुनिक दुनिया में प्राकृतिक सहयोगी बन जाते। उस स्थिति में दुनिया पूर्वी देशों की ओर सम्मान और आशा के साथ देखती। विकासात्मक शिक्षा और प्रायोगिक विचारों पर ध्यान देने के साथ नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। मौजूदा शिक्षा प्रणाली के विपरीत विचारों को थोपने को गलत माना जाता था। वाद विवाद और तार्किक सोच की बहुत मांग थी। तर्क और तथ्यों पर विवाद को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। ऐसे विद्वान और भिक्षु थे जिन्होंने विवादों का महान गौरव प्राप्त किया था। यह बहुत संभव था कि सुश्रुत द्वारा लिखित चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर प्राचीन संस्कृत पाठ सुश्रुत संहिता विश्वविद्यालय में अपना रास्ता खोज लेती। सुश्रुत संहिता का पश्चिमी चिकित्सा पर गहरा प्रभाव था और इसका अनुवाद अरबी, फारसी, लैटिन और चीनी सहित कई भाषाओं में किया गया था। यदि नालंदा का विनाश न हुआ होता तो हो सकता है कि चिकित्सा विज्ञान का तेजी से विकास हुआ होता और कई जानें बचाई जा सकती थीं। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि नालंदा के शोधकर्ताओं ने गुरुत्वाकर्षण की खोज पहले ही कर ली थी। इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन यदि यह सच है तो 1687 में न्यूटन द्वारा किए गए सिद्धांत से पहले ही नालंदा विश्वविद्यालय ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रस्तावित और सिद्ध कर दिया था। इसका मतलब है कि दुनिया लगभग 1500 वर्षों तक कुछ महत्वपूर्ण गेम चेंजिंग वैज्ञानिक जानकारी से वंचित थी। एक और बात, शायद ऐसा हो सकता था कि भारत और चीन की जनसंख्या में विस्फोट नहीं हुआ होता, क्योंकि अगर नालंदा विश्वविद्यालय अभी भी अस्तित्व में होता तो हम में से कई लोग मुंडे हुए भिक्षु होते जो परिवार के बजाय शोध पर ध्यान केंद्रित करते। संभावनाएं अनंत हैं। हम इस तथ्य से खुश हो सकते हैं कि ज्ञान हमेशा ब्रह्मांड में विचरण करने का रास्ता खोज लेता है, चाहे कुछ भी हो। तो आपके प्रश्न का उत्तर है, अगर नालंदा नष्ट नहीं होता तो हम आज एक आत्मसम्मानित समाज का हिस्सा होते, न कि बिखरे हुए समाज में जिसमें अभी हम हैं। पौराणिक कथाओं की विशाल और मनोरम दुनिया से अधिक रोमांचक व्हाट इफ कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।